हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ट्वेल्थ का केमिस्ट्री पेपर सेकंड का हम यहाँ पर लास्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका टाइटल है ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। तो चैप्टर के टाइटल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसके अंदर हम क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पॉल्यूशंस को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, वेस्ट का मैनेजमेंट जो है कैसे हो सकता है, वो सारी चीज़ें। और उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि इसमें जो है नैनो केमिस्ट्री के अंदर जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, ये नैनो पार्टिकल्स हमारी डेली लाइफ में क्या रोल प्ले कर सकते हैं और इसको हम कहाँ कहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। हम केमिस्ट्री के ज़रिए से अपनी लाइफ की क्वालिटी को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दिस अचीवमेंट आवर हेल्थ एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट आर अंडर थ्रेट। यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि इस केमिस्ट्री को यूज़ करके जहाँ पर हम अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ कर रहे हैं, वहीं पर इसकी वजह से हमारी हेल्थ पर और साथ ही साथ जो है इन्वायरमेंट पर जो है एक ख़तरा जो है मंडला रहा है। तो इस चीज़ को जो है हमको ख़ास तौर से जो है ध्यान रखना है। ऑल्सो ड्यू टू द इंक्रीज़ इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, energy crisis and environmental pollutions are highlighted major global problems in 21st century। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि एनर्जी क्राइसिस, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से अब जो है एनर्जी क्राइसिस भी जो है आ रहा है और साथ ही साथ जो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है ये 21st सेंचुरी के अंदर जो है ये बिल्कुल जो है हाईलाइटेड पॉइंट पर है और ये जो है बिल्कुल सामने जो है हर किसी के जो है मौजूद है। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, टू मिनिमाइज the problems of energy crisis and pollution we have to adapt the green chemistry। इसको जो है कंट्रोल करने के लिए, एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमको यहाँ पर जो है ग्रीन केमिस्ट्री को जो है अडाप्ट करना पड़ेगा। तो ग्रीन केमिस्ट्री इज़ एन अप्रोच टू केमिस्ट्री दैट एम्स टू मैक्सिमाइज the efficiency and minimize the hazardous effects of human health and environment। तो यहाँ पर जो है ग्रीन केमिस्ट्री जो होगा ये जो है केमिस्ट्री का एक अप्रोच है जिसके ज़रिए से हम क्या करेंगे, इफ़िशियंसी को जो है मैक्सिमाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ जो केमिकल्स के जो हज़ार्डस इफ़ेक्ट्स हैं जो ह्यूमन बींग्स के ऊपर आ सकते हैं उसको हम जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है इन्वायरमेंट के अंदर जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है इस पॉल्यूशन को हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के यूज़ से। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि ख़ास तौर से जो हज़ार्डस केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारी हेल्थ के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं, उसको हम ग्रीन केमिस्ट्री के ज़रिए से कंट्रोल कर सकते हैं और उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री वाज कॉइन्ड बाय पॉल टी अनस्टास। तो ये पॉल टी अनस्टास जो है ये एक ग्रीन केमिस्ट है, उसने जो है यहाँ पर जो है ग्रीन केमिस्ट्री का कंसेप्ट जो है पेश किया, इसलिए इसको फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री भी कहा जाता है, पॉल टी अनस्टास को। तो ग्रीन केमिस्ट्री की मैं डेफिनेशन आपको जो है बता दूँ कि इसको हम जो किस तरह से जो डिफ़ाइन कर सकते हो। तो ग्रीन केमिस्ट्री इज़ द यूज़ ऑफ केमिस्ट्री फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन बाय इन्वायरमेंटली कॉन्शियस डिज़ाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स and the process that reduce or eliminate the use of generation of hazardous substances। तो ग्रीन केमिस्ट्री जो है ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम जो है केमिस्ट्री को जो है यूज़ करते हैं पॉल्यूशन के प्रिवेंशन के लिए और साथ ही साथ जो है केमिकल प्रोडक्ट्स और साथ ही साथ जो है जो प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर जो है आप देखोगे कि जो इन्वायरमेंटल कॉन्शियस जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उसको जो है प्रॉपरली जो है डिज़ाइन करना और डिज़ाइन करने के बाद जो है जो हज़ार्डस केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं या फिर जो हज़ार्डस केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारी हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए जो है डेंजरस होते हैं उसको जो है मिनिमाइज़ करना, उसको जो है एलिमिनेट करना। तो ये जो कंसेप्ट होगा इसको हम नाम देते हैं ग्रीन केमिस्ट्री का। तो टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी क्राइसिस एंड द पॉल्यूशन, to save the natural resources, we need to implement 12 principles of green chemistry which is given by Paul Anastas
तो जहाँ जहाँ पर जो है पॉसिबल हो सकता है हम वहाँ पर जो है ये अटेम्प्ट जो है कर सकते हैं। और ये टोटल जो है 12 प्रिंसिपल्स हैं, ग्रिड केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल्स हैं। इन प्रिंसिपल्स को हम अपना कर बहुत हद तक के हमारी अपनी जो हेल्थ है, जो केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा यूज़ की वजह से उसको जो है ख़तरा है, साथ ही साथ जो है केमिकल प्रोसेसेस की वजह से हमारे जो इन्वायरमेंट को जो है ख़तरा है, उस चीज़ को हम जो है मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हम अपने इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और साथ ही साथ हमारी जो है हेल्थ को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो क्या हो सकते हैं, तो ग्रीन केमिस्ट्री प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स होते हैं जिसको हम अपने तौर पर जो है प्लानिंग करके उसको जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री इसके अंदर जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। एंड वी कैन अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स बाय अडेप्टिंग द 12 basic principles of the green chemistry, and this sustainable development is the development that means or that meets the needs of the present without compromising the ability of the generation to मीट देयर ओन नीड। आगे चलने के बाद जो हमारी जो जनरेशन आएगी तो ग्रीन केमिस्ट्री के ज़रिए से वो क्या करेंगे, अपनी नीड को जो है खुद ही जो है जनरेट कर सकेंगे। इस ग्रीन केमिस्ट्री के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है जो टोटल 12 हैं, उनको हम अप्लाई करके अपने जो है फ्यूचर के जो जनरेशन आएगी उस जनरेशन की जो बेसिक नीड्स को प्रोवाइड करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है हो सकती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हैज़ बीन कंटिन्यूड टू इवॉल्व एज द प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज। तो यहाँ पर जो है वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज हैं, जो फूड के रिसोर्सेज हो सकते हैं, एनर्जी के रिसोर्सेज हो सकते हैं, इन सब को हम जो है यहाँ पर बहुत आसानी के साथ इस ग्रीन केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल्स है उसके ज़रिए से उसको हम जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री वो क्या क्या हैं। तो लेट अस सी प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। हम जो है 1 बाय 1 यहाँ पर जो टोटल जो 12 प्रिंसिपल्स हैं वो 1 बाय 1 हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट्स। तो पहला इसके अंदर होगा प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट। वेस्ट मटेरियल या जो केमिकल प्रोसेसेस के अंदर जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको हम किस तरह से जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। तो टू गिव द प्रायोरिटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट रादर देन द क्लीनिंग अप एंड ट्रीटिंग वेस्ट आफ्टर इट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि वेस्ट के जो फॉर्मेशंस हैं या जो वेस्ट मटेरियल जो बनते हैं या फिर जो बाय प्रोडक्ट जो केमिस्ट्री के बहुत सारे केमिकल प्रोसेस के अंदर जो बनते हैं, इनको प्रिवेंट करना ये ज़्यादा अच्छा प्रोसेस है। इसके अलावा अगर ये बन चुका है तो उसको कैसे क्लीन करना और उससे जो है कैसे बचना, ये हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन ये कोशिश हम कर सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल जो है किसी भी केमिकल प्रोसेस के अंदर या कोई भी ऐसा प्रोसेस हो रहा है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, तो वहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल जो कम से कम बने, या कोई ऐसा केमिकल प्रोसेस आप कर रहे हो कि जिसके अंदर कम से कम जो है बाय प्रोडक्ट बने, ये हमारे लिए ज़्यादा आसान एक अटेम्प्ट हो सकता है, बजाय इसके कि ये सारी चीज़ें बन चुकी है, अब इसको कैसे साफ़ किया जाए और इसके जो है कैसे हम इसको जो है ख़त्म कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो यहाँ पर जो है वेस्ट प्रोडक्ट को जो है किस तरह से आप जो है प्रिवेंट कर सकते हो, और या केमिस्ट्री के बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम जो है किस तरह से रोक सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि टू डेवलप द ज़ीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, ज़ीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसको हम नाम देंगे ZWT, दिस इज ज़ीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, ZWT। ZWT को जो है हम अप्लाई करके यहाँ पर जो है बहुत सारे केमिकल सिंथेसिस के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी ज़ीरो और मिनिमम, एंड इट ऑल्सो एम्स टू द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वन सिस्टम एज द रॉ मटेरियल फॉर अदर सिस्टम। तो यहाँ पर हम जो है क्या कर सकते हैं कि एक तो बात यह है कि हम कुछ ऐसे जो है अटेम्प्ट करें,
कुछ ऐसे जो है हम यहाँ पर जो है कदम उठाएं कि जिसके अंदर जो है वेस्ट मटेरियल का जो है प्रोडक्शन जो है बिल्कुल ना के बराबर हो, या अगर है भी तो बहुत ही मिनिमम हो। तो हम इसको जो है जनरली क्या नाम देंगे, ज़ीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी ZWT। या इसके अकॉर्डिंग हम जो है एक ये भी काम कर सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम के अंदर जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन वेस्ट मटेरियल को किसी दूसरे सिस्टम के अंदर या रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जा सके। तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि बॉटम ऐश ऑफ थर्मल पावर स्टेशन कैन बी यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट एंड ब्रिक इंडस्ट्री। जो बॉटम ऐश होती है, जो राख होती है थर्मल पावर स्टेशन के अंदर, जिसमें हम क्या करते हैं कि कोयले को जो है बर्न करके एनर्जी जो है बनाते हैं, थर्मल पावर बनाते हैं, तो उसकी जो ऐश होगी उस ऐश को हम जो है सीमेंट मैन्युफैक्चर में एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ उस ऐश को हम ब्रिक बनाने में जो है यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब एक सिस्टम का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, उसको हम दूसरे सिस्टम के लिए स्टार्टिंग मटेरियल या रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इफ्लुएंट्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्लींसिंग ऑफ मशीनरी पार्ट्स मे बी यूज्ड एज अ कूलेंट वाटर इन थर्मल पावर स्टेशन। हम जो मशीनरीज को वगैरह को वॉश करने के लिए जो पानी यूज़ करते हैं, तो वो पानी जो है इधर उधर वेस्ट ना करते हुए उस पानी को हम जो है थर्मल पावर स्टेशन के अंदर जो है कूलेंट मटेरियल के तौर पर जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक जो है पहली चीज़ हमारे सामने आती है, प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और द बाय प्रोडक्ट। तो एक सिस्टम का जो बाय प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल है, उसको आप जो है किसी दूसरे सिस्टम के स्टार्टिंग मटेरियल या रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ कर सकते हो। तो ये पहला जो है प्रिंसिपल है, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और द बाय प्रोडक्ट। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, दैट इज़ एटम इकोनॉमी। सेकंड जो एप्लीकेशन हम यहाँ पर लेंगे, दिस इज़ कॉल्ड एज एटम इकोनॉमी। अब यहाँ पर देखिए कि व्हाट डज एक्चुअली मीन बाय एटम इकोनॉमी। तो एटम इकोनॉमी इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एटम्स फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल्स दैट आर प्रेजेंट इन द यूजफुल प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस के एंड पर जो स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर जो एटम्स हैं, वो कितने जो है प्रोडक्ट के अंदर जो है ट्रांसफ़र हुए हैं, इसको हम नाम देंगे एटम इकोनॉमी। तो द बेस्ट और गुड एटम इकोनॉमी मीन्स मोस्ट ऑफ द एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड in the desired product and only small amounts of unwanted products are formed and hence लेसर प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो एटम इकोनॉमी के अंदर हमको क्या करना है, बहुत सारे जो केमिकल प्रोसेस हम करते हैं, तो उसके अंदर हम ऐसे जो है कुछ प्रोसेसेस यूज़ करें जिसके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट जो है ये प्रोडक्ट के अंदर जो है कंप्लीट हो, या कि ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। और इसके अंदर अनवांटेड जो साइड प्रोडक्ट्स होते हैं या जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो कम से कम बने, जिसको जो है डिस्पोज करने का हमारे लिए एक चैलेंज बाकी ना रहे। तो ऐसे बहुत सारे जो है केमिकल रिएक्शंस हम जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसको हम जो है नाम देंगे एटम इकोनॉमी। तो इसके अंदर आप देखिए, द कंसेप्ट ऑफ एटम इकोनॉमी गिव्स द मेजर ऑफ अनवांटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। तो एटम इकोनॉमी के ज़रिए से हम यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर फॉर्म होते हैं उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जितना कम परसेंटेज कंपोजिशन होगा अनवांटेड मटेरियल्स का, उतनी ज़्यादा जो है आपको एटम इकोनॉमी मिलेगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज एटम इकोनॉमी जो हम कैलकुलेट करेंगे, तो लुक हियर, परसेंटेज एटम इकोनॉमी इट इज़ इक्वल टू फार्मूला वेट ऑफ द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। तो जो हमारे पास फार्मूला वेट है, फार्मूला वेट ऑफ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हम जो है बनाने जा रहे हैं उसका जो फार्मूला वेट होगा, या सिंपली आप उसको फार्मूला मास कहिए, इसको जो है आप डिवाइड कीजिए सम ऑफ द फार्मूला वेट्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट यूज्ड इन द रिएक्शन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ फार्मूला वेट्स ऑफ ऑल एटम्स
प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उसके फार्मूला वेट्स का जो है आपको समेशन करना है। और चूँकि परसेंटेज कंपोजिशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए इस रेशो को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको यहाँ पर जो है एटम इकोनॉमी मिल जाएगी। तो एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे कि कन्वर्जन ऑफ ब्यूटेन 1 ऑल इनटू 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो एक रिएक्शन मैं लिखता हूँ, ब्यूटेन 1 ऑल को हम जो है 1 ब्रोमोब्यूटेन के अंदर जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लुक हियर, C4H9OH, दिस इज़ ब्यूटेन 1 ऑल। मैं यहाँ पर जो है सिर्फ मॉलिकुलर फार्मूला लिख रहा हूँ, C4H9OH, ये जो है ब्यूटेन 1 ऑल है। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जो है रिएक्ट कीजिए। तो प्लस NaOH, सॉरी नॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ सोडियम ब्रोमाइड, क्योंकि हमको 1 ब्रोमोब्यूटेन के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। तो सोडियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा C4H9Br, दिस इज़ 1 ब्रोमोब्यूटेन। और साइड प्रोडक्ट मिलेगा NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और वाटर। तो यहाँ पर आपको जो है ये 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिसमें जो चीफ प्रोडक्ट होगा ये 1 ब्रोमोब्यूटेन होगा और साइड प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स होंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और वाटर। तो ये हो गया 1 ब्रोमोब्यूटेन। अब हम यहाँ पर जो है एटम इकोनॉमी जो है कैलकुलेट करेंगे। तो हमको परसेंटेज एटम इकोनॉमी जो है कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन और उसके बाद जो है एक ब्रोमीन जो है, सॉरी प्रोडक्ट के अंदर 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन जो है प्रेजेंट है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए कि जो आपको ब्यूटेन 1 ऑल जो मिलता है उसके अंदर 4 कार्बन और ये देखिए 9 और एक 10 और यहाँ पर देखिए 2, कितने हो गए 12 हाइड्रोजन। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन और ये एक, कितने हो गए 5 ऑक्सीजन और एक सोडियम और एक ब्रोमीन, इतने सारी है। इन सब के जो वेट्स हैं उनका समेशन करना है और इसको जो है रेशो को जो है डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर जो है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एटम इकोनॉमी जो है कैलकुलेट करेंगे। तो लुक यार, इस फार्मूले के ज़रिए से हम परसेंटेज एटम इकोनॉमी जो है कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेट ऑफ 4 कार्बन प्लस टोटल जो है 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन प्लस 5 ऑक्सीजन। यहाँ पर जो है 5, ये 50 नहीं है, ध्यान रखिए ये 5 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर आप जो है देख रहे हो, सॉरी नॉट ऑक्सीजन, यहाँ पर हमको जो है प्रोडक्ट लेना है, जो चीफ प्रोडक्ट जो बन रहा है फार्मूला वेट ऑफ द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। तो हमको यहाँ पर 1 ब्रोमोब्यूटेन जो है ये प्रोडक्ट मिलता है। तो इसमें 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन है, जिसको हम C4H9Br कह रहे हैं। तो वेट ऑफ 4 कार्बन प्लस 9 हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर जो है सम ऑफ वेट्स ऑफ, अब यहाँ पर हम देखेंगे 4 कार्बन 12 हाइड्रोजन 5 ऑक्सीजन 1 ब्रोमीन 1 सोडियम 1 सल्फ़र। तो प्रोडक्ट यहाँ पर देखिए क्या क्या बनता है। हमारे पास जो है स्टार्टिंग मटेरियल था C4H9OH, उसके बाद हमने लिया सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये इतने जो है स्टार्टिंग मटेरियल्स हमने लिए। तो इसके अंदर जितने भी आइटम्स प्रेजेंट है उन सब के वेट्स का जो है समेशन करना है। तो 4 कार्बन, तो सम ऑफ द वेट्स ऑफ 4 कार्बन प्लस 9 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, ये एक हो गया 10 और ये 2 12, तो 12 हाइड्रोजन प्लस उसके बाद आप देखिए कि एक सोडियम प्लस एक ब्रोमीन और इसी के साथ साथ एक सल्फ़र और 5 ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये इतने सारे एटम्स का जो है वेट है। तो इन सब को जब हम ऐड करते हैं तो आप देखिए कि 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन का जो है टोटल वेट बनता है 137 U।
137 U। U स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास। जो एटॉमिक मास यूनिट हम पहले कैलकुलेट करते थे, अब नई टर्म जो है यहाँ पर U है, दिस इज़ कॉल्ड एज यूनिफाइड मास। और उसके बाद इन सब का जो समेशन है मासेस का, वो आ जाएगा 275 U। 275 U मल्टीप्लाइड बाय 100। जब आप इसको सॉल्व कीजिए तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 49.81%। 49.81%। तो ये आपको मिलता है परसेंटेज एटम इकोनॉमी। तो ये परसेंटेज एटम इकोनॉमी जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कम से कम होनी चाहिए। तो उस रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट जो बनते हैं, इसका डिस्पोजल जो है ये नहीं के बराबर हो सकता है, या अगर ये बनते भी हैं तो वेस्ट डिस्पोजल या बाय प्रोडक्ट के डिस्पोजल को आप जो है बहुत आसानी से जो है कैरी आउट कर सकते हो। तो ये कम से कम होना चाहिए। तो परसेंटेज इकोनॉमी, गुड परसेंटेज इकोनॉमी वो होगी जिसके अंदर कम से कम जो है बाय प्रोडक्ट बनते हैं या कम से कम वेस्ट मटेरियल जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सेकंड जो है हमारे पास में प्रिंसिपल है जिसको हम एटम इकोनॉमी कहेंगे। चलिए देखते हैं थर्ड प्रिंसिपल क्या है। द थर्ड प्रिंसिपल इज लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी केमिकल प्रोसेस के अंदर आपको ये बात का जो है ख्याल रखना है कि आप ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल लेकर जो है केमिकल रिएक्शन को जो है डिज़ाइन कीजिए जिसके अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कम से कम जो है हजार्डस हों, या वो पॉइजनस नहीं होने चाहिए, या फिर वो कार्सिनोजेनिक नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो आपको सामने रखनी है। तो डिज़ाइन केमिकल रिएक्शंस एंड सिंथेसिस रूट्स शुड बी एज सेफ एज पॉसिबल। वो जितने सेफ़ हो सकते हैं वो आप जो है सेफ्टी जो है मेजर्स लीजिए और उसकी जो है सिंथेसिस को जो है डिज़ाइन कीजिए जो प्रोडक्ट या आप बनाना चाहते हो। तो एक यहाँ पर जो है ध्यान रखिए। तो इसमें जो है एक बात और जो है, सो दैट we can avoid the formation of hazardous waste for chemical process। तो ये hazardous waste मटेरियल जो है कम से कम जो है बनने चाहिए। एक एग्जांपल आप देखिए कि पहले जो है आप DDT को जो है यूज़ करते थे इंसेक्टिसाइड के तौर पर। तो ध्यान रखिए DDT, डाइक्लोरो डाइफिलिन ट्राइक्लोरोइथेन, इसका जो है पूरा नाम है, शॉर्ट में इसको जो है DDT लिखते हैं। तो इस DDT मटेरियल को इंसेक्टिसाइड के तौर पर जो है यूज़ किया जाता था। इंसेक्टिसाइड, ये जो है इंसेक्टिसाइड मटेरियल जो है यूज़ किया के तौर पर जो है यूज़ होता था शुरू में। तो ध्यान रखिए, विच वाज इफ़ेक्टिव इन कंट्रोलिंग द डिसीजेस लाइक टाइफाइड एंड मलेरिया कैरिंग मॉस्किटो। तो ये जो है उनको ख़त्म करने के लिए जो है DDT को एज एन इंसेक्टिसाइड जो है यूज़ किया जाता था। बट इट वाज रियलाइज्ड दैट DDT इज़ हार्मफुल फॉर द लिविंग थिंग्स एंड नाउ अडेज बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC इज़ यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। तो यहाँ पर जो है ये ह्यूमन हेल्थ के लिए जो है ये बहुत ही नुकसानदेह पाया गया, इसलिए इसके यूज़ को जो है ख़त्म किया गया और इसको जो है बैंड किया गया इंडिया में। और अब इसकी जगह पर जो है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, दिस इज़ बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, इसको जो है यहाँ पर इंसेक्टिसाइड के तौर पर जो है यूज़ किया जाता है। और इसके बहुत सारे आइसोमर्स में से एक है गैमा आइसोमर जिसका नाम है गैमेक्सेन। इसको जो है यहाँ पर इंसेक्टिसाइड के तौर पर जो है यूज़ किया जाता है। तो ये जो है कंपाउंड जो होगा ये कंपेयर टू DDT इसके जो है हजार्डस जो नेचर है वो बिल्कुल मिनिमाइज़ है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस आपको जो है कैरी आउट करना है। उसके बाद डिज़ाइनिंग सेफ़र केमिकल्स, जो चौथा अटेम्प्ट है, दैट इज़ डिज़ाइनिंग सेफर केमिकल्स
ऐसे केमिकल्स हम जो है यूज़ करें जो हमारे लिए सेफ़ हो सकते हैं, किसी तरह का जो है कोई नुकसान हमारी हेल्थ को जो है नहीं पहुंचा सके। तो दिस प्रिंसिपल इज़ क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस वन। इसके पहले जस्ट हमने जो अभी लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस जो है स्टडी किया, बिल्कुल ये उसी के जैसा है। तो टू डेवलप द प्रोडक्ट्स दैट आर लेस टॉक्सिक और विच रिक्वायर लेस टॉक्सिक रॉ मटेरियल्स। तो ऐसे जो है केमिकल सिंथेसिस आपको जो है डिज़ाइन करना है जो लेस टॉक्सिक जो है रिएक्टेंट प्रोड्यूस करें, करें, और उसके ज़रिए से जो प्रोडक्ट बनता है वो भी लेस टॉक्सिक जो है होना चाहिए। एक इलस्ट्रेशन इसमें देखिए कि इन केमिकल इंडस्ट्रीज़ द वर्कर्स आर एक्सपोज टू सो मेनी टॉक्सिक environments. In order to prevent the workers from the exposure to toxicity, we should think of डिज़ाइनिंग सेफ़र केमिकल्स। बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रीज़ के अंदर आप देखिए कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है और वर्कर जो है उस इन्वायरमेंट में जो है खुलेआम जो है काम करते हैं। तो हमारा काम ये बनता है कि हम ऐसी सिंथेसिस जो है डिज़ाइन करें जो कि उन वर्कर्स के लिए जो है सेफ़ हो और उनकी जो हेल्थ को जो है कोई ख़तरा ना हो। तो इसमें एक एग्जांपल देखिए, एडिपिक एसिड इज़ वाइडली यूज्ड इन द पॉलीमर इंडस्ट्री। तो ध्यान रखिए एडिपिक एसिड, ये एडिपिक एसिड जो है पॉलीमर इंडस्ट्री के अंदर जो है जनरली यूज़ होती है फॉर मेकिंग पॉलीमर्स। और एडिपिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर हम जो है बेंजीन को जो है स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर जो है यूज़ करते हैं। एंड दिस बेंजीन इज़ द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड which pollutes the air and it is also a carcinogenic मटेरियल है। कार्सिनोजेनिक मटेरियल उसको कहते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग होता है। तो यहाँ पर जो है आप क्या करना है कि ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर जो हम टेक्नोलॉजी जो है डेवलप करते हैं तो उसके अंदर हम देखेंगे कि जो एडिपिक एसिड जो प्रिपेयर हो रहा है दैट एडिपिक एसिड इज़ एंजाइमेटिकली सिंथेसाइज फ्रॉम ग्लूकोज। तो बजाय बेंजीन से बनाने के अब इस एडिपिक एसिड को हम कहाँ से बनाएंगे, एंजाइमेटिकली सिंथेसाइज फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से जो है हम इसको जो है प्रोड्यूस करेंगे और वो भी जो है एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के ज़रिए से। तो यहाँ पर जो है ये जो है डिज़ाइनिंग जो है सेफ़र केमिकल का जो है एक अटेम्प्ट हमारे सामने आता है कि जो कंपाउंड जो हमारे लिए टॉक्सिक हो सकते हैं तो उसको यूज़ ना करते हुए हम कोई दूसरा अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करें जो कि हमारे लिए जो है बिल्कुल सेफ़ हो और किसी तरह का जो है कोई हेल्थ रिस्क जो है उसके अंदर ना होने पाए। तो ये चौथा अटेम्प्ट है, चौथा प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री का। नाउ फिफ्थ वन, पांचवा जो प्रिंसिपल हम इसमें जो है स्टडी करेंगे दैट इज़ यूज़ ऑफ सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज। यूज़ ऑफ सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज। तो जो सॉल्वेंट्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो चूज़ ऑफ सेफर सॉल्वेंट अवेलेबल फॉर एनी गिवन स्टेप ऑफ द रिएक्शन, मिनिमाइज द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरी सब्सटेंस यूज्ड एज दीज मेकअप अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द टोटल वेस्ट क्रिएटेड। अगर आप यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है केमिकल सिंथेसिस के अंदर जो है सॉल्वेंट यूज़ करते हो तो सेफ़र सॉल्वेंट अगर आप यूज़ करते हो तो यहाँ पर जो है टोटल वेस्ट क्रिएटेड जो होता है उसके अंदर जो है आप क्या कर सकते हो कि कम से कम जो है उसके फॉर्मेशन को आप जो है कर सकते हो और उसके फॉर्मेशन को आप मिनिमाइज़ कर सकते हो। एक एग्जांपल देखिए, द मेन एम बिहाइंड दिस प्रिंसिपल इज़ टू यूज़ द ग्रीन सॉल्वेंट्स। ग्रीन सॉल्वेंट का मतलब उसका कलर ग्रीन नहीं बल्कि वो इन्वायरमेंटली जो है वो क्या होना चाहिए, फ्रेंड होनी चाहिए। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो है सॉल्वेंट्स होने चाहिए जो कि इन्वायरमेंट को भी कोई हज़ार्ड क्रिएट ना करे और साथ ही साथ जो है ह्यूमन हेल्थ पर भी जो है वो कोई रिस्क क्रिएट ना करे, उसको हम नाम देंगे ग्रीन सॉल्वेंट। तो ध्यान रखिए ग्रीन सॉल्वेंट का मतलब ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए ना, ये बात जो है ध्यान रखिए, नॉट ग्रीन कलर। तो ये जो है सेफर सॉल्वेंट होगा। तो क्या होगा कि यूज़ ऑफ द ग्रीन सॉल्वेंट, तो एग्जांपल देखिए वाटर जो है ना, वाटर जो है ये सुपरस्टिशियल कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लेस ऑफ वोलेटाइल
हेलोजेनेटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो यहाँ पर जो है आप वाटर को यूज़ कर सकते हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत सारे हेलोजेनेटेड जो सॉल्वेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उनको जो है रिप्लेस करके आप वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड जो है सुपरस्टिशियल जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको आप जो है यूज़ कर सकते हो। तो इसमें देखिए जो मिथाइलिन डाइक्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जो कि केमिकल सिंथेसिस और अदर प्रोडक्ट्स के अंदर जो है यूज़ होता है। तो इसको आप जो है क्या करोगे, इसको किसी दूसरे जो है सेफ़र सॉल्वेंट के साथ में जो है आप रिप्लेस कीजिए। तो सॉल्वेंट्स एज केमिकल्स दैट डिसॉल्व सॉल्यूट्स एंड फॉर्म द सॉल्यूशंस, ये फैसिलिटेट करेगा मेनी केमिकल रिएक्शंस। तो आपको यहाँ पर जो सेफ़र जो है सॉल्वेंट यूज़ करना है। साथ ही साथ वाटर इज़ सेफ़ सॉल्वेंट वाइल डाइक्लोरोमीथेन इज़ हज़ार्डस। तो यहाँ पर जो है आप डाइक्लोरोमीथेन अगर यूज़ करते हो CH2Cl2, तो बहुत सारे हेल्थ रिस्क जो है इसके ऊपर जो हो सकते हैं, हमारी जो ह्यूमन हेल्थ जो है इसके ऊपर से अफेक्ट हो सकती है। तो इसके बजाय जो है वाटर को हम यूज़ करें तो ये एक जो है बेस्ट जो है सॉल्वेंट हो सकता है और ये सेफ जो है सॉल्वेंट हो सकता है। यूज़ ऑफ टॉक्सिक सॉल्वेंट्स affects millions of workers every year and has implication for the consumers and the environment as well। अगर यहाँ पर जो टॉक्सिक सॉल्वेंट्स लोगे तो बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं उनकी हेल्थ पर जो ये अफेक्ट करेगा। साथ ही साथ जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस जो यूज़ करने वाले लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनकी हेल्थ का भी जो है रिस्क जो है क्रिएट करेगा। और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी जो है इससे ख़तरा हो सकता है कि इसके अंदर जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होने के बहुत ज़्यादा जो है चांसेस हो सकते हैं। तो मेनी सॉल्वेंट्स आर यूज्ड इन हाई वॉल्यूम्स एंड मे आर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सॉल्वेंट्स की बात अगर की जाए तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के अंदर ये सॉल्वेंट जो है लार्जर वॉल्यूम के अंदर जो यूज़ होते हैं और ये जनरली वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं। तो देयर यूज़ क्रिएट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट, एयर पॉल्यूशन एंड अदर हेल्थ इम्पैक्ट्स। तो इसका अगर आप जो है यूज़ बढ़ाते हो तो हेल्थ इम्पैक्ट्स जो हो सकते हैं और साथ ही साथ एयर पॉल्यूशन क्रिएट करने में इसका जो है बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो फाइंडिंग सेफ़र एंड मोर एफिशिएंट alternatives or removing solvents altogether is one of the best way to improve a process of the process or the formation of the product। तो यहाँ पर जो है ये सेफ़र सॉल्वेंट, बस एक टारगेट ये है कि आपको सॉल्वेंट जो है सेफ़ मिलना चाहिए। तो ये पांचवा जो है प्रिंसिपल हुआ। द सिक्स्थ प्रिंसिपल इज़ द डिज़ाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। डिज़ाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, आप जो भी प्रोसेस करने जा रहे हो वो एनर्जेटिकली जो है एफिशिएंट होना चाहिए। तो केमिकल सिंथेसिस शुड बी डिज़ाइन टू मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ एनर्जी। यहाँ पर जो है एनर्जी का भी जो है आपको क्या करना है कि इसके यूज़ को जो है कम से कम करना है, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी जो है कम से कम। तो आप ऐसी जो है रिएक्शन जो है डिज़ाइन कीजिए जिसके अंदर एनर्जी का यूज़ जो है कम से कम हो। तो इट इज़ बेटर to minimize the energy by carrying out reaction at room temperature and pressure। तो यहाँ पर जो है आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो कुछ भी केमिकल रिएक्शन करने जा रहे हो तो वो नॉर्मल कंडीशंस पर जो है कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे कि रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाए और जो प्रेशर है, जो अवेलेबल प्रेशर होता है उस प्रेशर पर जो है वो रिएक्शन होनी चाहिए। अलग से कोई आपको कोई दूसरा स्ट्रेस जैसे कि हीटिंग होगा तो उसमें बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करने के बाद जो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो ऐसा कोई अटेम्प्ट आपको नहीं करना है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर जो अप्लाई करना पड़ रहा है तो उसके लिए डेफिनेटली प्रेशर पंप लगेगा और उसको ऑपरेट करने के लिए एनर्जी यूज़ होगी। तो वो सारी एनर्जीज़ को जो है वेस्ट नहीं करना है, उसको भी जो है आपको बचाना है। तो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी जो है कम से कम हो, उसके लिए सिंपली रिएक्शन जो है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये कोशिश आपको जो है डिज़ाइन करनी है केमिकल सिंथेसिस की कि दोज रिएक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड एट रूम टेम्परेचर एंड
प्रेशर। तो दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूज़ ऑफ प्रॉपर कैटलिस्ट। अब यहाँ पर जो है आप जो है कुछ रिएक्शंस के अंदर जो है प्रॉपर कैटलिस्ट जो है यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो है बहुत ही कम वक्त में और फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन के साथ जो है कंप्लीट होगी। साथ ही साथ यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस, यूज़ ऑफ रिन्यूएबल मटेरियल्स, बहुत सारे जो है रिन्यूएबल मटेरियल्स हो सकते हैं, उसको आप जो है यूज़ कर सकते हो। तो एक एग्जांपल है, द बायोकैटलिस्ट कैन वर्क आउट द एम्बिएंट कंडीशन। सिमिलरली इन केमिकल सिंथेसिस रिफ्लक्सिंग रिक्वायर्स लेस एनर्जी। तो यहाँ पर जो है अगर आप केमिकल सिंथेसिस के अंदर रिफ्लक्सिंग करते हो तो यहाँ पर जो है एनर्जी जो है कम से कम लगेगी। एंड इम्प्रूविंग द टेक्नोलॉजी ऑफ हीटिंग सिस्टम, यूज़ माइक्रोवेव हीटिंग। तो यहाँ पर जो है आपको अगर हीटिंग टेक्नोलॉजी को जो है इम्प्रूव करना है तो माइक्रोवेव हीटिंग टेक्नोलॉजी जो है आप यूज़ कर सकते हो। तो ये एक चीज़ हो जाती है डिज़ाइन ऑफ द एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब जो है वेस्ट ऑफ द एनर्जी यहाँ पर जो है नहीं होना चाहिए, या यूज़ ऑफ एनर्जी इसमें जो है मिनिमाइज़ होना चाहिए। तो ये जो है 6th प्रिंसिपल हुआ। 7th प्रिंसिपल जो होगा, यूज़ ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। 7th, यूज़ ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स। अब यहां पर देखिए क्या करना है। द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस प्रिंसिपल इज लार्जली टूवर्ड्स द पेट्रोकेमिकल्स। खास तौर से जो है ये वाला जो प्रिंसिपल है ये पेट्रोकेमिकल से जो है कंसर्न होता है। तो यूज़ केमिकल्स विच आर मेड फ्रॉम द रिन्यूएबल, दैट इज़ द प्लांट बेस्ड सोर्सेस रादर देन द अदर, फॉर एग्जांपल द क्रूड ऑयल। तो यहाँ पर आप जो है जो केमिकल रिएक्शंस करने जा रहे हो तो यहाँ पर आप जो है ऐसे केमिकल्स यूज़ कीजिए जो रिन्यूएबल हो सकते हैं, जिसको जनरली आप जो है प्लांट बेस्ड कहोगे। तो रिन्यूएबल से मुराद यहाँ पर होता है प्लांट बेस्ड। तो आप ऐसे मटेरियल यूज़ कीजिए जो प्लांट बेस्ड हो, ना कि क्रूड ऑयल होने चाहिए। तो एग्जांपल देखिए कि यहाँ पर जो है जो ओवर एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स विल डिप्लीट द रिसोर्सेज एंड फ्यूचर जनरेशन विल बी डिप्राइव्ड। तो यहाँ पर जो नॉन रिन्यूएबल मटेरियल अगर आप यूज़ करते हो जो कि प्लांट बेस्ड नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए जो है बहुत सारे जो है मुश्किलात जो है पैदा हो सकती है, बहुत सारी जो उनके लिए डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो मोर एवर यूज़ ऑफ दीज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस पुट्स बर्डन ऑन द इन्वायरमेंट। साथ ही साथ जो प्लांट बेस्ड जो मटेरियल्स हैं अगर उसके अलावा कोई मटेरियल यूज़ करते हो तो ये आगे जो है इन्वायरमेंट के लिए जो है एक बर्डन जो है क्रिएट कर सकते हैं, एक मुश्किल पैदा कर सकते हैं। तो ऑन द अदर हैंड यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इंश्योर द शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज बाय फ्यूचर जनरेशन। अगर आप जो है यहाँ पर प्लांट बेस्ड या फिर जो है आप जो बायोकेमिकल सब्सटेंसेस यूज़ कर सकते हो तो ये आगे जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दिस प्रैक्टिस जनरली डज नॉट पुट मच बर्डन ऑन द इन्वायरमेंट। और अगर आप जो है ये प्लांट बेस्ड जो है रिन्यूएबल मटेरियल यूज़ करते हो तो इन्वायरमेंट के ऊपर जो है इसका कोई जो है बर्डन नहीं आ सकता है। जैसे कि बर्डन आने का मतलब ये हो कि कोई जनरली कोई ऐसे कोई पॉल्यूशन जो है क्रिएट नहीं होगा किसी भी तरह का, या अगर होता भी है तो कंपेरेटिवली जो है ये बहुत ही कम होगा, मिनिमम होगा। तो ये प्रैक्टिस जो है आपको करनी है। तो द प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट आर जनरली बायोडिग्रेडेबल। और ऐसे मटेरियल जब अगर हम यूज़ करते हैं किसी केमिकल सिंथेसिस में तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। उनको आप जो है चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ज़रिए से उसको जो है ख़त्म कर सकते हो, उसको जो है बायोडिग्रेड कर सकते हो। तो ये एक चीज़ जो है आप कर सकते हो, दैट इज़ द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स। उसके बाद रिड्यूस द डेरिवेटिव्स और मिनिमाइजेशन ऑफ द स्टेप्स। 8th जो प्रिंसिपल है, रिड्यूस डेरिवेटिव्स या फिर मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप्स
इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो केमिकल रिएक्शन करने जा रहे हो तो उसके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस जो है, ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ कीजिए जो कि कम्प्लीटली प्रोडक्ट के अंदर जो है कन्वर्ट होते हैं, या फिर कोई ऐसी डेरिवेटिव वहाँ पर नहीं बनती हो जिसकी वजह से रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स जो है बढ़ती है। तो अ कॉमनली यूज्ड टेक्निक इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस इज़ द यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिंग और ब्लॉकिंग ग्रुप। तो बहुत सारी जो है केमिकल सिंथेसिस होती है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, जिसे रिएक्ट नहीं करना होता है, हम उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं या फिर उसको ब्लॉक करते हैं। तो उसके अंदर जो है कुछ एक्स्ट्रा केमिकल सब्सटेंसेस जो हमको रिएक्शन मिक्सचर में जो है मिलाना पड़ता है, और जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो फिर बहुत सारी जो है डी प्रोटेक्टिंग एजेंट्स या डी ब्लॉकिंग एजेंट जो है उसके अंदर हमको जो है मिक्स करके उसको जो है उस ग्रुप को जो है ओपन करना होता है, उस ग्रुप को जो है वापस से जो है फंक्शनिंग में जो लाना पड़ता है। तो इसके अंदर जो है अननेसेसरी जो है नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ द केमिकल सिंथेसिस इंक्रीज़ होती है, और नंबर ऑफ रॉ मटेरियल जो है इसके अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगता है, और नंबर ऑफ केमिकल जो है रिएक्शन सिंथेसिस के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत सारे साइड प्रोडक्ट जो है जो अनवांटेड है वो यहाँ पर जो है फॉर्म होते हैं। तो अननेसेसरी डेरिवेशन, फॉर एग्जांपल रिमूवल और यूज़ ऑफ द प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। तो यहाँ पर जो हम रिएक्शन के अंदर जो है प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स जो यूज़ करते हैं, तो इसको जो है रिमूव करना और इसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस हम जो यूज़ करते हैं, दे शुड बी मिनिमाइज्ड और अवॉइडेड इफ़ पॉसिबल। ये कोशिश करनी चाहिए कि जो स्टार्टिंग मटेरियल आप ले रहे हो बगैर किसी तरह के जो है प्रोटेक्टिंग ग्रुप अप्लाई किए हुए आप उसको जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे रहे हो। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ द केमिकल सब्सटेंस ये जो है कम से कम हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन की जो है स्टेप जो है इसमें जो है मिनिमाइज हो जाएगी, बिकॉज सच स्टेप्स रिक्वायर एडिशनल रिएजेंट्स एंड कैन जनरेट द वेस्ट। और अगर यहाँ पर आप जो है ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो बाय द वे, तो एडिशनल स्टेप जो इसमें बनेगी और नंबर ऑफ वेस्ट मटेरियल यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म होंगे। तो इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस we need very often protection of the some functional groups. Finally, we again need their deprotection, and it is explained in the example of the synthesis of meta-hydroxybenzoic acid from meta-hydroxybenzaldehyde। तो आप यहाँ पर देखिए मेटा-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हमको जो है प्रिपेयर करना है मेटा-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड से। तो ये देखिए आपके सामने ये रिएक्शन है, दिस इज़ मेटा-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर जो है इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जो है पहले आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो है कोई सा भी जो है अल्किल हैलाइड यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम यूज़ करेंगे C6H5UCH2Cl, C6H5UCH2Cl यूज़ करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये इसको जो है प्रोटेक्ट करेगा, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जो है प्रोटेक्ट करेगा। तो आपकी यहाँ पर जो है एक स्टेप देखो अननेसेसरीली जो है इंक्रीज़ हो गई, CHO, और यहाँ पर हम इसको लिखेंगे OCH2C6H5U, और फिर इसको जो है आप ऑक्सीडाइज़ कीजिए। तो ऑक्सीडाइज़ होने के बाद यहाँ पर जो है अल्डिहाइडिक ग्रुप जो है कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर, और ये हो गया OCH2C6H5U। ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, अब इसको आखिरी स्टेप में जो है आपको डी प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। तो आप जो है डी प्रोटेक्शन कीजिए, डी प्रोटेक्शन। तो वापस से इसको जो है फिर से आप OH में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये हो गया COOH एंड OH। तो यहाँ पर जो है अननेसेसरी जो है नंबर ऑफ़ स्टेप जो है इंक्रीज़ होती है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है जिसके अंदर आपको रिड्यूस करना है डेरिवेटिव्स को। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसे अटेम्प्ट कीजिए कि इस OH को जो है प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत ना महसूस हो और डायरेक्टली ये मॉलिक्यूल जो है इस प्रोडक्ट के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाए। तो अल्टरनेटिव मेथड्स जो है यहाँ पर आप जो है यूज़ कर सकते हो। तो ये ख़ास बात जो है ध्यान रखना है। तो इफ़ प्रैक्टिसेबल बायोकैटालिटिक रिएक्शंस वेरी ऑफन नीड नो प्रोटेक्शन ऑफ द सिलेक्टिव ग्रुप्स। तो यहाँ पर जो है बायोकैटालिटिक जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसके अंदर जो है इन ग्रुप्स को जो है प्रोटेक्ट करने की कोई नीड नहीं होती है। तो ये हो गया रिड्यूस द डेरिवेटिव्स और मिनिमाइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप्स। तो यहाँ पर जो आपको नंबर ऑफ स्टेप्स को जो है मिनिमाइज़ करना है।
इसी तरह से जो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल होगा दैट इज़ द यूज़ ऑफ कैटलिस्ट। 9th जो अटेम्प्ट होगा दैट इज़ यूज़ ऑफ कैटालिस्ट। तो ध्यान रखिए कि कैटालिस्ट जो है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। तो यूज़ ऑफ कैटालिस्ट इन द केमिकल रिएक्शन स्पीड्स अप इट्स रेट एंड कैटालिस्ट हेल्प्स इन increase the selectivity of the chemical reaction and the minimization of the waste and reduce the reaction times and energy demands। तो यहाँ पर जो है कैटलिस्ट अगर आप यूज़ करोगे तो रिएक्शन जो है फास्ट होगी, तो ऑटोमेटिकली जो है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ये क्या हो जाएगा, कम होगा, और इसके अंदर जो है वेस्ट मटेरियल जो है कम से कम जो है फॉर्म होंगे, और जो एनर्जी का जो डिमांड होता है कि इसके अंदर जो कितनी ज़्यादा एनर्जी लग सकती है तो वो एनर्जी का डिमांड भी जो है यहाँ पर कम होगा। तो इस तरह से जो है बहुत सारी रिएक्शंस को हम जो है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो है कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल है जिसको आप हार्डनिंग ऑफ ऑयल कहोगे, तो उसको भी आप जो है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो है कैरी आउट कर सकते हो। इसी तरह से हैबर्स प्रोसेस जिसमें जो है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया है, इसके अंदर जो है कैटलिस्ट यूज़ होता है। साथ ही साथ जो है हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, इसके अंदर जो है जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हम कैटलिस्ट यूज़ करके रेट ऑफ रिएक्शन को जो है बिल्कुल फास्ट कर सकते हैं, और लो टाइम में, मिनिमम टाइम के अंदर आप जो उस रिएक्शन को जो है कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो अटेम्प्ट है दैट इज़ द डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन। जो 10th जो अटेम्प्ट होगा, जो प्रिंसिपल है दैट इज़ डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन। केमिकल रिएक्शन को आपको जो है इस तरह से जो है डिज़ाइन करना है कि डिज़ाइन द केमिकल्स दैट डिग्रेड एंड कैन बी डिस्कार्डेड इजीली। अगर आप जो है कोई केमिकल रिएक्शन करते हो तो ऐसे जो है मटेरियल्स यूज़ कीजिए जिसको बहुत आसानी के साथ जो है डिग्रेड किया जा सके या उसको जो है डिस्कार्ड किया जा सके। ये चीज़ जो है ख़ास तौर से जो है ध्यान रखिए। एंड इंश्योर दैट द केमिकल्स एंड देयर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स आर नॉट टॉक्सिक। यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस के जो मटेरियल्स आप यूज़ करते हो और उसके जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट जो होते हैं वो टॉक्सिक मटेरियल नहीं होने चाहिए। आपको इस चीज़ का जो है ख़ास तौर से नोटिस लेना है कि ये मटेरियल जो है क्या होना, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। तो ये जो है इन्वायरमेंटल परसिस्टेंट भी होने चाहिए। इसकी वजह से इन्वायरमेंट पर जो है किसी तरह का कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होने चाहिए या इन्वायरमेंटल डिसबैलेंसिंग जो है इन केमिकल्स के जो है डिग्रेडेशन से नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल देखिए, द एम बिहाइंड दिस प्रिंसिपल इज़ दैट द वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी डिग्रेड ऑटोमेटिकली टू क्लीन द इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ऐसे केमिकल सिंथेसिस को डिज़ाइन कीजिए जिसके अंदर वो जो केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाए। आपको उसको डिग्रेड करने के लिए कोई ऐसा जो है एप्लीकेशन करने की ज़रूरत ना हो, तो ये इन्वायरमेंट को जो ऑटोमेटिकली जो है क्लीन कर दे। 10 द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर ऑलवेज प्रीफर्ड। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो हम यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ जो पेस्टिसाइड जो हम क्रॉप्स के जो है अच्छी कल्टीवेशन के लिए, अच्छी ईल्ड के लिए यूज़ करते हैं, तो वो पेस्टिसाइड्स वगैरह और इसी तरह से जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह होते हैं ये सब के सब जो है बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइज़र्स जो है होने चाहिए। तो ये चीज़ को जो है हम जो है प्रीफर करेंगे। To make the separation easier for the consumer, an international plastic recycle mark is printed on larger items। तो जो बहुत सारे जो प्लास्टिक के मटेरियल्स होते हैं, तो इन प्लास्टिक के मटेरियल्स को जो है रिसाइकल करने के लिए जो है उसके ऊपर जो मार्क बनती है। तो आप यहाँ पर देखिए इस तरह का जो है कुछ सिंबल बनता है लाइक दिस, और उसमें जो है इस तरह से 1 2 3 4 5 जो भी नंबर्स है इस तरह के जो है सिंबल बना होता है उसके मटेरियल के ऊपर, प्लास्टिक का जो मटेरियल होता है। तो एक्चुअली जो है ये क्या होता है, इट इज़ द इंटरनेशनल प्लास्टिक रिसाइकल मार्क। इसको नाम देते हैं इंटरनेशनल प्लास्टिक रिसाइकल मार्क। मतलब इस सब्सटेंस को जो है आप रिसाइकल कर सकते हो और उसके ज़रिए से जो है आप क्या क्या दूसरे जो है प्रोडक्ट जो है फॉर्म कर सकते हो। तो आपकी बुक में देखिए एक जो है चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट के अंदर जो है मार्क नंबर 1 to 7 जो दिया हुआ है कौन कौन से मटेरियल जो है किस मार्क में आते हैं, और उसको आगे चलकर जो है रिसाइकल करने के बाद जो है क्या क्या चीज़ें जो है बनाई जा सकती है। तो आप अपनी बुक के अंदर वो चार्ट देखिए। मैं देखिए आपको वो चार्ट बता देता हूँ
कि वो चार्ट जो है आपकी बुक में कहाँ पर है, वो आपकी बुक में जो है पेज नंबर 343 पर है। तो देखिए ये चार्ट जो है आप देख सकते हो, दिस वन आप अपनी बुक में देखिए, ये आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। पेज नंबर 343, मैं यहाँ लिख देता हूँ पेज 343। तो आपकी बुक के अंदर जो है ये पेज नंबर है, उस पर जाइए, चार्ट आप देख लीजिए। इसके ऊपर जो है इंटरनेशनल प्लास्टिक रिसाइकल मार्क जो दिया हुआ है, तो कौन कौन से मटेरियल्स होंगे और उसको जो है रिसाइकल करके जो है क्या क्या चीज़ प्रिपेयर की जा सकती है। उसके बाद जो है अगला प्रिंसिपल देखिए, रियल टाइम एनालिसिस पॉल्यूशन प्रिवेंशन। 11th जो प्रिंसिपल है, रियल टाइम एनालिसिस पॉल्यूशन प्रिवेंशन। इसके अंदर देखिए आपको क्या काम करना है। तो एनालिटिकल मेथड्स नीड टू बी फर्दर डेवलप्ड to allow for real time in process maintaining and control prior to the formation of hazardous substances। यहाँ पर जो hazardous substances के फॉर्मेशन को कंट्रोल करना बिफोर टाइम, इसको जो है आपको जो है रियलाइज़ होना चाहिए कि कहाँ से जो है ये फॉर्मेशन जो हो सकता है, तो उसको जो है आप अवॉइड करने की जो है कोशिश कीजिए और उसके जो है सब्सटीट्यूट मटेरियल यूज़ करके आप केमिकल सिंथेसिस को जो है कंप्लीट कीजिए। तो एक इलस्ट्रेशन ये है कि एनालिटिकल मेथोडोलॉजीज़ शुड बी डेवलप्ड और मॉडिफाइड सो दैट कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पर जो है आपको एनालिटिकल जो है टेक्निक्स जो है मेथोडोलॉजीज़ है, इसको जो है आपको क्या करना है, डेवलप करना है। और उसकी वजह से क्या होगा कि कंटिन्यूअसली जो है आप जो प्रोसेस यूज़ करते हो, तो उसके अंदर जो है उसकी मॉनिटरिंग जो है पॉसिबल हो सके, उसके ऊपर आपका जो है कंट्रोल जो है पॉसिबल हो सके। एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द केमिकल इंडस्ट्रीज़ एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ख़ास तौर से जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स और जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, इसके अंदर जो है ये आपको जो है एनालिटिकल जो पॉल्यूशन के प्रिवेंशन के मेजर्स जो है, ये चीज़ को जो है मॉनिटर जो है करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और लास्ट जो इसके अंदर जो प्रिंसिपल है, दैट इज़ सेफ़र केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशंस। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। 12th जो प्रिंसिपल है, दैट इज़ सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। आपने न्यूज़पेपर में बहुत मर्तबा न्यूज़ पढ़ी होगी या टीवी पर जो आपने न्यूज़ देखी होगी कि केमिकल फैक्ट्री के अंदर आग लग गई, उससे इतने इतने लोग जल कर मर गए, या और भी बहुत सारी जो है बातें आप खबरें जो है पढ़ते होंगे, न्यूज़ टीवी पर जो है आप न्यूज़ देखते होंगे। तो यहाँ पर जो है वो अटेम्प्ट जो है आपको मिलेगा कि आप जो है ऐसी केमिस्ट्री जो है सेफ़ रूट की जो है यूज़ कीजिए जिसके अंदर जो है एक्सीडेंट जो है कम से कम हो। तो वी नीड टू डेवलप द केमिकल प्रोसेसेस दैट आर सेफ़र एंड मिनिमाइज़ द रिस्क ऑफ द एक्सीडेंट्स। तो आप ऐसे जो है केमिकल प्रोसेसेस यूज़ कीजिए जिसके अंदर जो है एक्सीडेंट के चांसेस जो है कम से कम हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हम एक इलस्ट्रेशन बता रहे हैं, द सब्सटेंसेस टू बी यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन शुड बी सिलेक्टेड इन सच ए वे दैट दे कैन मिनिमाइज द ऑकरेंस ऑफ केमिकल एक्सीडेंट्स, एक्सप्लोजन्स, फायर एंड इमिशन। तो यहाँ पर जो है एक्सीडेंट जो है कम से कम हो या एक्सप्लोजन कम से कम हो या उन केमिकल्स के अंदर जो है आग ना लगने पाए, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस लेकर हमको जो है केमिकल सिंथेसिस जो है करना है। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो एग्जांपल आप देखिए कि इफ़ द केमिकल प्रोसेस वर्क विद द गैसियस सब्सटेंसेस then the possibility of accidents including explosion is relatively higher as compared to the system working with non-volatile liquids and solid substances। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि अगर कोई केमिकल सिंथेसिस आप कर रहे हो और उसके अंदर बहुत सारे जो है गैसियस सब्सटेंसेस हैं, तो यहाँ पर जो है एक्सीडेंट के चांसेस जो है बढ़ सकते हैं, एक्सप्लोजन के चांसेस जो है बढ़ सकते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर आप कोई नॉन वोलेटाइल लिक्विड कंपोनेंट्स या फिर सिंपली सॉलिड सब्सटेंसेस लेकर आप अगर कोई केमिकल रिएक्शन करते हो, तो वो जो है सेफ़र केमिस्ट्री होगी जो एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकती है।
तो ध्यान रखिए गैसियस सब्सटेंसेस अगर किसी केमिकल सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व है तो यहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप जो है यहाँ पर जो है ये काम कीजिए कि कोशिश ये हो कि आप ऐसे केमिकल सिंथेसिस कीजिए जिसमें गैसेस के बजाय जो है नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स या फिर जो है सॉलिड सब्सटेंसेस उसमें यूज़ हों, तो यहाँ पर जो है ये एक्सीडेंट के चांसेस जो है कम हो सकते हैं। तो इस तरह से ये 12 प्रिंसिपल्स हैं जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री होते हैं, जिसके ज़रिए से आप जो है अपनी खुद की जो हेल्थ को जो है प्रिवेंट कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ जो हमारा जो इन्वायरमेंट है इस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को जो है कंट्रोल कर सकते हो और उसके अंदर जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है आप ले सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो इसके अंदर हमने टोटल 12 प्रिंसिपल किया। अब देखते हैं रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री हमारी जो है डेली लाइफ के अंदर जो क्या हो सकता है, वो इसके बाद वाले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। ओके।